अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 जो कि न्यू बुक मैथमेटिक्स की है जो 2026 में आई है, वहां से हर एक सवाल का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उस पर क्लिक करके अपनी मर्जी से कोई भी सवाल दे सकते हैं। इसके अलावा इन सवालों को समझने के लिए जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि थ्योरी में दिए गए हैं, इंशाल्लाह हम वो भी साथ साथ कवर करेंगे। जिनकी ज़रूरत है, जिनके मुताबिक सवाल हल होने हैं, पहले वो कर लेंगे, जो रह जाएंगे वो लास्ट पे कर लेंगे। और साथ में मैं आपको बुक से मार्किंग भी करवा दूंगा कि बुक में वो चीज़ें कहाँ पर है और कितना कितना आपने याद करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो पहला टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स और आर्गन प्लेन। ये क्या होता है, अब इसको समझते हैं। देखिए, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेसिकली दो पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है। एक ही को हम कहते हैं ये हमारा रियल पार्ट है, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट है। हम यूं करते हैं कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक प्लेन भी बना सकते हैं, जैसे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ना, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, नीचे एक लाइन ड्रा करते हैं। इसको ये होती थी एक्स एक्सिस और ये होती थी वाई एक्सिस। लेकिन अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके अंदर एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर वाली जो लाइन है उसे हम क्या कह देंगे, एक्स एक्सिस वाली लाइन को हम कह देंगे ये हमारी रियल नंबर वाली है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमारी रियल नंबर वाली है। ठीक है, और ये जो वाई एक्सिस वाले नंबर है, इसको हम क्या क्या मान लेते हैं, ये सारे क्या हैं, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, तो वाई एक्सिस वाले सबको हम इमेजिनरी मान लेते हैं। तो ये हमारे इमेजिनरी नंबर वाला एक्सिस है। अब इस तरीके से क्या होगा कि आप इस नंबर को इसके ऊपर लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि रियल एक्सिस पर क्या है, 2 है ना। अब ये रियल एक्सिस है, यहाँ पर 2 की वैल्यू कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लिया आपने। और इमेजिनरी एक्सिस पे क्या वैल्यू है, 3 है। अब इमेजिनरी पर 3 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, आपने एक लाइन यहाँ से ड्रा कर ली। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास एक पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पे, ये वो पॉइंट आपको मिल गया। तो यहीं पर ही आपके पास क्या होगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद होगा, z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके अंदर ये जो वाई एक्सिस होता है, ये बेसिकली कौन सा होता है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है, इसलिए क्योंकि इस पे हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं। ये जो हमारे पास पॉइंट आया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर आया, आप इसको वेक्टर की मदद से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप यहाँ से सेंटर से, ओरिजिन से करें या सेंटर से, एक बिल्कुल वेक्टर जैसे ड्रा करते हैं वैसे ही एक वेक्टर ड्रा करेंगे। ये वेक्टर भी बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पॉइंट भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप पॉइंट के लिहाज से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ग्राफ के ऊपर बना सकते हो और वेक्टर के लिहाज से भी बना सकते हो। अब ये जो हमारे पास एक रियल लाइन और एक इमेजिनरी लाइन का जो ग्राफ बनता है, इसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है या फिर आर्गन प्लेन है। ठीक है, ये सारा प्लेन क्या कहलाएगा, आर्गन प्लेन कहेंगे या फिर इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहेंगे। हम अपने किसी भी रियल नंबर को बल्कि किसी भी हम अपने इमेजिनरी नंबर को या कह लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप लिखें 2 और कोमा डाल के 3 लिख लें। ठीक है, यहाँ पे 2 का मतलब यही है कि ये रियल नंबर है, और कोमा के बाद जो दूसरा नंबर है उसका मतलब क्या है कि ये कोई इमेजिनरी नंबर है। और आप इसको जरा गौर से देखिए, बेसिकली ऑर्डर पेयर जो आप पढ़ते थे, ये भी एक ऑर्डर पेयर है। एक ऐसा ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर वो होता है जिसका ऑर्डर बहुत मैटर करता है, मतलब तरतीब चेंज नहीं होती उन दोनों नंबर्स की। तो अगर पहले 2 है बाद में 3 है तो ये ऐसे ही रहेगा, तो ठीक है। अगर आप पहले 3 बाद में 2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये फिर कोई और चीज बन जाएगी, कोई और नंबर आ जाएगा। इन्हें इसलिए कहा जाता है कि ये रियल नंबर दिए हैं बेसिकली, लेकिन ऐसे रियल नंबर हैं जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, आप देखिए 2 भी एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, लेकिन ये ऐसे रियल नंबर है जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। अब इस ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इनके साथ क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स यानी कि एक इमेजिनरी नंबर आ जाता है, जिस वजह से ये ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। रियल नंबर भी क्या बन जाते हैं, ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि सम टाइम बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर है, लेकिन ऐसे रियल नंबर है जो कि ऑर्डर पेयर की शक्ल में है।
इस तरह भी लिखा होता है। अब हम इस डायग्राम की डेफिनेशन कर लेते हैं बुक में जो लिखी हुई है। बुक में लिखा हुआ है इफ वी कंसीडर एक्स एक्सिस एज रियल एक्सिस, अगर हम एक्स एक्सिस को क्या मान ले, रियल एक्सिस मान ले, एंड वाई एक्सिस एज एज इमेजिनरी एक्सिस, और वाई एक्सिस को हम क्या मान ले कि ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है। इसको जरा हम साइड पे करके लिख लें इस तरीके से। टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। देन एक्स एंड वाई प्लेन इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन। देन फिर हम क्या कहेंगे इसको, ये जो एक्स और वाई प्लेन है, अब हम इसे कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, या फिर इसे हम आर्गन प्लेन भी कह सकते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये चीजें एमसीक्यूज में भी आती हैं कि आर्गन प्लेन में वाई एक्सिस बेसिकली कौन से नंबर्स होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और एक्स एक्सिस पे कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लें कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरीके से लिखा हुआ है 5 और -4 आयोटा। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आप देखें एक्स एक्सिस पे 5 कहाँ पे है, वो यहाँ पे है। यहाँ से आप नीचे लाएं, अब मैं नीचे क्यों कर रहा हूँ, ऊपर क्यों नहीं कर रहा, वो अगले स्टेप में क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो इमेजिनरी आपके पास पार्ट है ना, ये -4 है, ठीक है। अब -4 जो वैल्यू है वो नीचे की तरफ है, तो इमेजिनरी में -4 यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन नीचे ड्रा करूंगा। चूंकि -4 नीचे था, मैंने देख लिया था वहां से, इसलिए मैंने यहाँ से रियल एक्सिस से भी नीचे की तरफ लाइन लगाई। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हमें जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है 5 - 4 आयोटा, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे वेक्टर की मदद से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और पॉइंट की मदद से भी किया जा सकता है। इस तरीके से आप इनको आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस आर्गन प्लेन में कुछ खास बातें हैं, उनको हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड नॉट ओनली बाय अ पॉइंट बट आल्सो बाय अ पोजीशन वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट। कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ एक पॉइंट के लिहाज से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बल्कि आप पोजीशन वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही बात है, आप खाली पॉइंट भी बना सकते हैं, आप पोजीशन वेक्टर भी बना सकते हैं। आप इसको यहाँ पे से भी, मतलब मान लें कि कोई नंबर में यहाँ पे कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस तरीके से जैसे हम ऊपर ड्रा कर रहे थे, अभी मैं रीडिंग नहीं लिख रहा, रैंडमली बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से ग्राफ में किसी पॉइंट के लिहाज से भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप वेक्टर ड्रा कर लें, तो ये जो वेक्टर है ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप जैसे मर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन के ऊपर। चलें नेक्स्ट बात करते हैं हम, a complex number, the complex number, the corresponding point and the vector are all typically denoted by the same symbol z। वो ये बात कर रहा है कि आप पॉइंट के लिहाज से रिप्रेजेंट करें या वेक्टर के लिहाज से रिप्रेजेंट करें, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना z के साथ ही है, ठीक है। ये देखें, जब मैंने वेक्टर से बनाया था तब भी मैंने z से ही लिखा था, जब मैं पॉइंट के लिहाज से कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे बना रहा था तब भी मैंने z ही लिखा। तो मतलब ये अक्सर होता है ना कि वेक्टर्स होता है तो हम ऊपर एरो वगैरह कुछ ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये बेसिकली वेक्टर नहीं है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही, लेकिन इनकी कुछ हरकतें वेक्टर जैसी हैं, इसलिए हम इनको तो कहीं पर वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन करते हैं। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिकली अ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी इंटरप्रेटेड आइदर एज अ पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन और एज अ वेक्टर इन द आर्गन प्लेन। वही बात के अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट के लिहाज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि जैसे किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई पॉइंट है, या फिर किसी आर्गन प्लेन के अंदर कोई वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसकी बात कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, ये बुक में लिखी है, मैं मार्किंग भी करवा दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए ये समझना जरूरी था, तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब एक टॉपिक बुक के आगे तो कोई और है, लेकिन हम अपने टॉपिक को वही वाला यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो सवाल में यूज होना है, बाकी टॉपिक बाद में देखेंगे क्योंकि वो बाद में उनके सवाल आने हैं। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे
मॉडुलस ऑफ आ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मॉडुलस क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का? जैसा कि अभी अभी आपने सीखा आर्गन डायग्राम के अंदर कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान ले कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर ये वाला z, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कैसे हमने यहाँ से लिया होगा तो कि यकीनन यहाँ तक कोई फासला होगा और यहाँ से यहाँ तक कोई फासला होगा, और आपको ये चीज़ बता दी गई है कि नीचे होता है हमारे पास रियल एक्सिस, और रियल एक्सिस बेसिकली उस पे एक्स की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी। और ये हमारे पास होता है इमेजिनरी एक्सिस, तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर ही होगा, और इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा यहाँ पे वाई, मतलब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कौन सा होगा, वाई होगा। अब ये सारा हिस्सा क्या है, ये वाई है। अब ये भी वाई है, ये इसके बराबर सामने वाली लाइन भी क्या होगी, वाई होगी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है। अब यहाँ पे जो वेक्टर है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप उसे वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेक्टर की फॉर्म में कैसे होगा, आप यहाँ से एक वेक्टर ड्रा कर दें, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बेसिकली इसे हम कहेंगे। अब ये जो चीज है ये आपको ये बता रही है कि आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस होता है ना ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, बेसिकली इस डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान में रखिएगा कि डिस्टेंस को ही हम क्या कह रहे होते हैं, मॉडुलस कह रहे होते हैं। और ये जो लाइन हमारे पास आई है एक ऐसी लाइन है जो कि मतलब इसको बुक में वर्ड यूज किया हुआ है रेडियल लाइन। रेडियल का मतलब जैसे रेडियस होता है स्ट्रेट लाइन, वैसे ही ये है, मतलब कोई सर्कल है सेंटर से आप ड्रा कर लें सीधा, तो ये इसका रेडियस होता है। तो सेम इसी तरीके से उसने वहां से ये टर्म लिया, रेडियल लाइन आती है, यानी कि रेडियल डिस्टेंस आता है, मतलब एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है हमारे पास जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। और ये मिलके क्या बना रही है, आपके सामने एक ट्राइंगल बना रही है। अब ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम ट्राइंगल वाले कुछ रूल्स लगा सकते हैं, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, उसकी मदद से हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे वो मैं अभी करके दिखाता हूँ, पहले हम मॉडुलस की डेफिनेशन कर ले। तो डेफिनेशन है इसकी, द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, तो मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मतलब ये होता है कि ओरिजिन से उसका कितना डिस्टेंस है, यही उसकी डेफिनेशन है मॉडुलस की, ये कर लीजिएगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको देखते हैं। सबसे पहली चीज लिखा हुआ, नोटिस दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट P x और y लाइज along a radial line and form the hypotenuse of a right triangle। मतलब कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है मैंने इसे जी से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन उसने पी के लिहाज से बात किया तो आप इसे पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे भी ओपन करके भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उसने यहाँ पे ऑर्डर पेयर वाला जो नोटेशन है वो यूज किया, क्योंकि अभी वो पॉइंट के लिहाज से बात करना चाह रहा था। तो वो यही बात कर रहा है कि जब आप अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को या कॉम्प्लेक्स नंबर वाले इस पॉइंट को अपनी आर्गन डायग्राम के ऊपर बनाते हैं, तो होता क्या है कि आपको ओरिजिन से उस पॉइंट तक एक बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस मिलता है, जैसे कि ये था, ठीक है, जिसको वो क्या कह रहे हैं कि रेडियल लाइन आती है जो कि किसी ट्राइंगल की हाइपोटेनियस बना रही होती है। तो वही बात, एक ट्राइंगल है, ये इसका क्या है, हाइपोटेनियस, यानी कि जिसे हम उर्दू में वितर कहते हैं, ये वो चीज बन रही है। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, उसी चीज को मैंने लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के। अब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा अप्लाई। अब पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली आपको क्या बताता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बताता है कि अगर आपके पास ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, तो उसमें हाइपोटेनियस का स्केयर ले लें तो वो बराबर होगा बेस के स्केयर के प्लस बेस का स्केयर, तो यहाँ पे आएगा स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। ठीक है, ये तो था पाइथागोरस थ्योरम। उर्दू में बता देता हूँ, हाइपोटेनियस का मतलब होता है वितर, बेस मतलब कायदा और परपेंडिकुलर मतलब अमूद। तो वितर का स्केयर बराबर होता है कायदे का स्केयर जमा अमूद का स्केयर, ये उर्दू में हो गया। अब इसकी वैल्यूज हम अपनी इस डायग्राम से लिखते हैं। सबसे पहले जैसे कि हाइपोटेनियस तो ये लाइन है, मतलब कि डिस्टेंस है, ये अभी मुझे फाइंड करना है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ। हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं इसको जी कह देता हूँ, चले, तो ये मैं लिख देता हूँ जी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेसिकली, तो इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसके डिस्टेंस को भी जी से कर देता हूँ। जी आ गया, ऊपर आ गया स्केयर इज इक्वल टू बेस, हमारे पास क्या है बेस एक्स, यहाँ पे एक्स आएगा, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू वाई है तो यहाँ पे वाई का ये वाला स्केयर आ गया।
अब स्केयर खत्म करने के लिए मुझे लेना पड़ेगा अंडर रूट, तो जी स्केयर, इसके ऊपर भी अंडर रूट आ गया और इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, दोनों तरफ आएगा अंडर रूट। जी का जो स्केयर है वो तो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू अंडर रूट। इनका स्केयर खत्म नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस माइनस आ जाए तो फिर आप हर एक का अलग अलग अंडर रूट स्केयर से कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज रहेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब ये चूंकि डिस्टेंस आया, डिस्टेंस एक होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो कि नेगेटिव नहीं हो सकती, और एब्सोल्यूट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह सीधी लाइनें लगा के साइडों पे। तो चूंकि डिस्टेंस भी एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने का एक फॉर्मूला बना लिया। तो जब भी आपने अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्स और वाई जो दो पॉइंट है उनका स्केयर लेंगे, जमा करेंगे, अंडर रूट लेंगे एक्स और वाई पॉइंट, एक्स मतलब रियल पॉइंट, वाई मतलब इमेजिनरी पॉइंट। यहाँ तक काफ़ी बातें कर ली हैं, अब बुक पे मैं मार्किंग आपको करवा देता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने सवाल करने के काबिल हो जाएंगे। अब बुक पे मार्किंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बुक में आप देख सकते हैं कि आपका टॉपिकल कॉम्प्लेक्स और ऑर्गन डायग्राम, तो ऊपर कुछ उसने एग्जाम्पल दी है, नीचे उसने आपको ये जो लिखा हुआ है मैंने हाईलाइट कर दिया, पहला ऐसा ये डेफिनेशन है और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने ये सारी चीज़ें अंडरलाइन कर लेनी है, इनको अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, थोड़ा जंप करना पड़ेगा, ये बीच वाले सारे टॉपिक करेंगे लेकिन जब इनकी ज़रूरत होगी तब करेंगे, मतलब सवालात के साथ साथ करेंगे, पहले वो कर लें जो हमने सवाल में यूज़ करने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाएगा मॉडुलस वाला, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है दी से, और जहाँ तक ये येलो हाईलाइट किया हुआ मैंने वहाँ तक इसकी डेफिनेशन है मॉडुलस की, और आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने वहाँ पर भी लिखे थे, यहाँ पर भी लिखे हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम इसकी इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी बनानी है जब आप इसे ड्राइव करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई इस फॉर्मूले की, वो मैंने कर दी थी वीडियो में, तो अगर आपने वो करनी है तो वीडियो से देख कर लिख लें, बाकी आप ये इसकी मार्किंग यहाँ से देख के कर सकते हैं। तो अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1, इसमें वो कहता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने मॉडुलस फाइंड करना है, करते हैं, अभी हमने सीख लिया वैसे कैसे करना है। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे लेट कि ये सारा नंबर जो है इसको आप जी के बराबर फर्ज कर लें। अब आप इसका मॉडुलस कैसे लेंगे, आपको पता है कि इसका मॉडुलस कैसे आएगा। मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना हो, उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट का हम स्केयर ले लेते हैं। तो रियल पार्ट इसका 4 है तो 4 का भी स्केयर आ जाएगा, और प्लस इमेजिनरी पार्ट 3 है तो 3 का भी स्केयर आ जाएगा। अब इसके बाद आगे देखें, 4 का जो स्केयर है वो हो जाएगा 16 और 3 का स्केयर 9, दोनों ऐड होके 25 बन जाएंगे। तो ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और अंडर रूट 25 हमारे पास क्या होता है, 5 होता है, 5। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, अपने गिवन नंबर का मॉडुलस फाइंड कर लिया। तो ये आसान से क्वेश्चन था सारे, उम्मीद है कि आप बाकी खुद ब खुद ही कर लेंगे। फिर भी कहीं पे इशू हो तो आगे हम सोल्व करें, आप वहाँ से वेरीफाई कर लें क्या इशू है। तो यहाँ से पार्ट 1 हो गया, मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है आपके सामने, इसमें भी मॉडुलस ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे कि ये सारी वैल्यू जो है वो z के इक्वल है, तो मैंने फर्ज कर ली, लेट कर ली। अब इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो मॉडुलस के लिए पहले स्ट्रेट लाइनें लगाएंगे, देन अब मॉडुलस का तरीका ये है कि आपने रियल और इमेजिनरी दोनों का स्केयर ले लेना है। तो ये रियल पार्ट है -5, तो -5 का भी स्केयर आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, और ये इमेजिनरी पार्ट है -4, -7 में शामिल होगा, तो -4 का भी स्केयर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से फर्दर हम इनके स्केयर्स को ओपन करते हैं आप, जैसे 5 का स्केयर 25 हो जाएगा और 4 का स्केयर 16 हो जाएगा। माइनस जब आ जाए स्केयर के नीचे तो वो माइनस भी प्लस हो जाता है। तो मॉडुलस इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लें, आपके पास आएगा 41। नहीं जी, इस तरीके से आपने इसका मॉडुलस भी फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, काफ़ी सिंपल है। तो ये इसका पार्ट 2 था। इसके बाद हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे सामने, इसमें भी सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, फर्ज करते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है वो z के इक्वल है, वो हमने लिख लिया। अब हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो z का मॉडुलस
तरीका वही है, सिंपल अंडर रूट लेंगे और दोनों वैल्यूज को रियल और इमेजिनरी का स्केयर ले लेंगे। तो ये 3/5 है रियल, इसका भी हमने स्केयर ले लिया, और प्लस इमेजिनरी -4/5। अच्छा, ये आप माइनस ना भी लगाएंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्केयर है ना, स्केयर ने माइनस को दोबारा प्लस से बना देना है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप साथ में लगाएं -4/5। फर्दर आप देखें जी, z का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्केयर जो है वो 9 हो जाएगा और 5 का स्केयर हो जाएगा 25, प्लस माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। अब दोनों प्लस हो रहे हैं और बटे में भी है, जब बटे में हो प्लस हो रहे हो तो हम एलसीएम से काम लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 25। जब दोनों के नीचे सेम वैल्यू हो तो वही एलसीएम आ जाता है। 25 एलसीएम आ गया, 25 से 25 कैंसिल तो ऊपर से आ गया 9, प्लस यहाँ से भी 25 कैंसिल तो ऊपर से आ गया 16, और 9 और 16 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास दोबारा से 25 आ जाता है। तो इन दोनों को जमा करके भी 25 आ जाएगा और नीचे भी 25 है। दोनों सेम सेम है, कर कट जाएंगे, कैंसिलेशन होकर सिंपल क्या बचेगा, 1 बचेगा। इनकी कटिंग कर ले, 25 1 था 25, इस तरीके से। अब 1 का जो अंडर रूट होता है वो 1 नहीं होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि z का मॉडुलस मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड कर लिया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। ये इसका था पार्ट 3। इसके बाद मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की तरफ। तो फोर्थ पार्ट है, सबसे पहले इसको भी फर्ज कर लेंगे, लेट करते हैं कि ये सारी वैल्यू जो है वो z के इक्वल है। अब इसका मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट, हर एक का स्केयर आएगा, जैसे -√2 है तो इसका भी स्केयर आ जाएगा, और प्लस फिर इमेजिनरी पार्ट, ये सारा इमेजिनरी पार्ट है तो इस सारे का भी स्केयर आएगा। हम लिखेंगे -√3 और बाहर आ जाएगा स्केयर। फर्दर इनके स्केयर को ओपन करते हैं तो z मॉडुलस इज इक्वल टू, देखिए जी, माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा और अंडर रूट जो होता है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा और अंडर रूट स्केयर से कैंसिल, सिंपल बचेगा हमारे पास 3। z मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों जमा होंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसका भी मॉडुलस फाइंड कर लिया। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, काफ़ी आसान थे। ये 2 नंबर के आते हैं पेपर में, तो इनको ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ तक इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है जो कि थ्योरी में दिया हुआ है कॉन्जुगेट का, कि कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। पहले मैं समझा देता हूँ, मार्किंग मैंने कर दी है, समझाने के बाद फिर मैं मार्किंग के ऊपर भी बात कर लूँगा। तो पहले इसको समझते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको समझते हैं। वैसे कॉन्जुगेट के ऊपर मैं पहले पिछले वाली एक्सरसाइज में बात कर चुका हूँ और क्वेश्चंस के साथ साथ ही मैंने आपको इसका हिंट दे दिया था, समझा दिया था कि कॉन्जुगेट क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कोई भी फर्जी लिख लेता हूँ, 3 + 2 आयोटा। अगर मैं आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दूं इस तरीके से, ये प्लस है तो इसे क्या कर दूं, -2 आयोटा कर दूं, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है ये मेरे पास क्या बन गया, इसका कॉन्जुगेट बन गया। ओके, तो इसको अगर मैं z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इसके कॉन्जुगेट को मैं रिप्रेजेंट करूंगा z के ऊपर लाइन लगा के, बार कहते हैं इसे। तो z बार बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करता है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 और -4 आयोटा। अब इसका कैसे कॉन्जुगेट लूंगा मैं, इसका कॉन्जुगेट सेम वही तरीके कि आपने सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाला जो नंबर होगा ना उसका साइन चेंज करना है। -3 एज इट इज, अब ये आयोटा के साथ 4 है और ये माइनस लिखा होगा, आप क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस कर देंगे और बाकी 4 आयोटा एज इट इज रहेगा। तो सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना, उससे हम क्या कह देते हैं, उसका कॉन्जुगेट कह देते हैं। अब यही सब बातें लिखी हैं इसकी डेफिनेशन में भी कॉन्जुगेट की। तो सबसे पहले the conjugate of the complex number x plus iota y is defined as the complex number x minus iota y। वही चीज कि अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना x plus iota y,
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, वही चीज उसने लिखी है यहाँ पे। अब इसकी कुछ इसमें एक दो बातें याद रखने वाली वो देख लेते हैं। सबसे पहले दी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z इज डिनोटेड बाय z बार। ठीक है, ये आपको बता दिया कि कॉन्जुगेट को z बार से डिनोट किया जाता है। उसके बाद द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आउटपुट में आपके पास एक रियल नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर मतलब वो ये बात कर रहा है, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। अब इसको चेक करके देख लेते हैं, मैं इन्हीं की बात कर लेता हूँ। z की जगह पे आप ले लें 3 प्लस 2 आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब इसका कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला लग रहा है एक प्लस में एक माइनस में, तो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्केयर मतलब पहली का स्केयर और माइनस b स्केयर मतलब दूसरी का भी स्केयर। 2 है आयोटा तो 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब 3 का स्केयर हमारे पास होता है 9 माइनस 2 का स्केयर होता है 4 और आयोटा का स्केयर होता है -1, तो ये बनेगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 और इनको जब जमा करेंगे 9 प्लस 4 आ जाएगा 13। 13 क्या है, एक रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है, आयोटा वाली वैल्यू तो खत्म होगी 7 से, तो अब ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। वो यही बात कर रहा है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उनका जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, वो रियल नंबर आएगा। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, रियल नंबर आता है। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, एक कॉम्प्लेक्स और एक उसका कॉन्जुगेट। इस तरीके से बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसी का ही क्या हो, कॉन्जुगेट हो, तो फिर आपके पास रियल नंबर आता है। ठीक है, ये आपका पॉइंट इसमें ये बात कर रहा है। अब ये तो कॉन्जुगेट क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, ये ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। तो उसके लिए हम कोई कॉन्जुगेट नंबर ड्रा कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही वाला कॉन्जुगेट है, बल्कि मैं इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेता हूँ। 3 और 2 है, पहले मैं इसको इसकी डायग्राम बनाता हूँ। आपको बताइए एक आर्गन डायग्राम बनती है या आर्गन प्लेन के ऊपर आप इसे ड्रा कर सकते हैं। तो 3 है मेरे पास, मतलब कि मेरे पास जो रियल एक्सिस है वहां पे 3 होगा। ये पहले वाला 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे वाला 2 को, तीसरे वाला 3, तो यहाँ से आ गया 3 इस तरीके से। और y की वैल्यू क्या है 2, मतलब y का मतलब इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है तो यहाँ पे 2 है, तो पहले वाला ये 1 होगा, ये 2 है। रीडिंग मैंने नहीं लिखी क्योंकि जगह कम थी तो वो जरा क्लियरली नजर नहीं आनी थी, तो आप वैसे इसको ध्यान में रख सकते हैं। पहला पॉइंट 1, दूसरा पॉइंट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनको मिलाएंगे, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया इस तरीके से। अब आप इसके कॉन्जुगेट को ड्रा करें इस पर। अब कॉन्जुगेट को करता हूँ मैं, तो जैसा कि x3 है, x3 हमारे पास यहाँ था, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन इसे मुझे नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा। क्यों नीचे बना रहा हूँ, क्योंकि आगे वाला जो नंबर है वो माइनस में है, मतलब इमेजिनरी नंबर माइनस में, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर मौजूद है और नीचे की तरफ होता है माइनस, तो -2 है। पहले वाला होगा -1, दूसरे वाले क्या होगा, -2 होगा, तो मैं -2 से आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट बेसिकली करता क्या है, आपके इमेज को फ्लिप कर देता है। ठीक है, उल्टा देता है। पहले इधर था, अब ये उसका क्या बन गया, मिरर इमेज बन गया नीचे की तरफ। बस कॉन्जुगेट यही करता है। मैं इनको अगर वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ से एक वेक्टर में ड्रा कर देता हूँ इस तरीके से, ये लाइनें मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से ये एक वेक्टर आ जाएगा इस तरीके से, और ये लाइनें अब मैं रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट ने क्या किया, कॉन्जुगेट ने सिर्फ फ्लिप किया इनको। क्लियर, ये मेरे पास नंबर z था, कौन सा नंबर था ये, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा, और ये क्या था, उसका कॉन्जुगेट था, तो z = 3 - 2 आयोटा था ये। तो यही काम करता है कॉन्जुगेट के, आपके नंबर को फ्लिप कर देता बस, और इसका कोई खास काम नहीं है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, बुक में 2 हैं, चले हम भी 2 कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक नंबर ये लिखा था -3 और -4,
तो x मतलब कि आपके पास जो रियल एक्सिस है वहां पर भी -3 है और इमेजिनरी पर भी -4 है। तो ये रियल है, यहाँ पे -3 इस तरफ होगा, -1 -2 यहाँ पे होगा -3, तो ये नीचे की तरफ मैंने कर दिया क्योंकि आगे वाला नंबर क्या था -4 था और वो भी नीचे की तरफ होगा ना। तो इमेजिनरी एक्सिस पे -4 कहाँ पे होगा, तो ये 1 2 3 और यहाँ पे होगा 4, तो ये मिल गए यहाँ पर। मिलने के बाद ये पॉइंट बना और यहाँ से मैंने एक वेक्टर ड्रा कर लिया इस तरीके से, तो एक ये वेक्टर आ गया। लाइनें अब ज़रूरत नहीं है, आप इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने नंबर z को रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे मैं z लिख देता हूँ। z इज इक्वल टू क्या था, -3 और -4, -3 और -4 आयोटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ, कॉन्जुगेट को भी ड्रा करेंगे। तो कॉन्जुगेट में x तो -3 है, ठीक है, y है +4, -3 यहाँ पर होगा x, ये मतलब कि रियल नंबर -3 हो गया, और y मेरे पास +4 है, तो +4 1 2 3 4 यहाँ पे होगा। यहाँ से मैंने इसे मिला दिया और यहाँ से एक मैं वेक्टर ड्रा कर देता हूँ, ये एक आ गया मेरे पास। बाकी जो लाइन है इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास कॉन्जुगेट आ गया z का, इस वाले z का -3, ये -4 था, ये +4 आयोटा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्जुगेट क्या कर देता है, आपके ग्राफ को फ्लिप कर देता है। तो यहाँ तक हमने कॉन्जुगेट की बात कर ली, इसमें और भी चीज़ें हैं लेकिन अभी जितनी ज़रूरत है उतना काम कर लिया, बाकी हम बाद में करेंगे। कॉन्जुगेट की भी मार्किंग कर लें, ये जो येलो लाइन है ये बेसिकली डेफिनेशन है आपके पास कॉन्जुगेट की, और नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किया है, इनको याद कर लीजिएगा, समझा मैंने आपको दिया। और नीचे फिर ज्योमेट्री का रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों ग्राफ भी मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया, वही चीज़ें यहाँ पे है, तो आप इनको भी लाजमी देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें वो कहता है इफ अगर z1 इसके बराबर हो और z2 इसके बराबर हो देन वेरीफाइड है। तो फिर आपको ये सारा सवाल वेरीफाई करना है कि ये इसकी लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के। तो लेफ्ट साइड है राइट साइड है, तो हम भी इसी तरीके से इसकी लेफ्ट साइड लेंगे फिर राइट साइड लेंगे, देखते हैं दोनों का जवाब बराबर आता है कि नहीं आता। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या करना, मुझे z1 में प्लस करना है z2 को, प्लस करने के बाद फिर ये जो ऊपर लाइन है ये बेसिकली किसकी लाइन होती है, कॉन्जुगेट की। मतलब इन दोनों को जमा करने के बाद फिर क्या ले लेना है, इनका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो पहले तो मैं इनको जमा करता हूँ, जो भी आंसर आएगा फिर उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो सबसे पहला काम जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा z1 प्लस z2 फाइंड करूंगा कि ये इसकी वैल्यू है क्या। तो पहले z1 है तो z1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 7 आयोटा, और प्लस फिर z2 है तो z2 की वैल्यू आएगी 4 - 3 आयोटा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 + 7 आयोटा एज इट इज, प्लस ब्रैकेट के बाय प्लस हो तो अलामतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारी वैल्यू एज इट इज। ये 2 और ये 4 दोनों रियल है, दोनों प्लस हो जाएंगे, 2 और 4 प्लस होके 6 हो जाएंगे। अब 7 - 3 करें तो हमारे पास आता है 4 प्लस के 4 आयोटा। तो ये आ गया हमारे पास z1 प्लस z2, ये भी था z1 प्लस z2। अब मुझे क्या चाहिए, z1 प्लस z2 का मुझे ऊपर कॉन्जुगेट लेना है, बार में लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा z1 प्लस z2, इसके ऊपर भी बार आ जाएगी, इज इक्वल टू 6 + 4 आयोटा, इसके ऊपर भी मैं बार लगा दूंगा। बार का मतलब यह है कि इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं। तो ये यहाँ पे आयोटा वाली वैल्यू 4 है, इसके साथ प्लस है, तो कॉन्जुगेट में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। तो ये तो मेरे पास आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं क्या करूंगा, इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करूंगा। तो ये है इसकी राइट हैंड साइड। अब हम यहाँ पे अपनी राइट हैंड साइड लिखेंगे, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। इसमें z1 और z2 की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहले चूंकि z1 है तो z1 की जगह पर आएगा 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, आयोटा ऊपर बार भी है तो आप भी बार लगाएंगे, प्लस फिर z2 है। अब z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, तो z2 की जगह पे आएगा 4 - 3 आयोटा। अब z2 के ऊपर बार है तो आप भी बार लगाएंगे,
अब बार का मतलब होता है कि आपने कॉन्जुगेट लेना है, और कॉन्जुगेट का तरीका क्या है कि आपने आयोटा का साइन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस फिर 4, ये माइनस था तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बार को सोल्व कर लिया ना, मतलब कॉन्जुगेट ले लिया, तो ये आ जाएगा। अब आप इनकी ब्रैकेट ओपन कर दें, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ब्रैकेट ओपन करके लिख दें 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 और देन प्लस 3 आयोटा। अब 2 और 4 को जमा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 और 3 को जमा करेंगे तो, अच्छा इसमें एक मिस्टेक है, ये 7 के साथ माइनस है तो इधर भी माइनस रहेगा ना। अच्छा अब -7 और +3, अब अलामतें डिफरेंट है तो माइनस होंगी, 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब बड़े वाले माइनस में है तो माइनस के 4 आयोटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड और ये हमारे पास थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को सोल्व करने के बाद आंसर हमारे पास सेम आया, सेम आ गया ना। तो लिहाजा हमने ये चीज वेरीफाई कर दी कि अगर दो नंबर्स को जमा करके उनका कॉन्जुगेट लिया जाए या फिर दोनों का अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर जमा किया जाए, आंसर सेम आएगा। अब ये जो है ये कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी भी है, इसको ज़हन में रखना है। ये स्टेटमेंट ज़बानी भी याद रखनी है, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी आ सकती है। इन सारे सवालों की स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। बस इसके नीचे लिख देते हैं हेंस प्रूफ, इस तरीके से हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसी के साथ ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी है और ये हमारा क्या लेंगे फर्स्ट पार्ट भी है। प्रॉपर्टी किसी है की है, कॉन्जुगेट की। ठीक है, तो 2 का फर्स्ट पार्ट होगा। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो पार्ट 2, इसमें भी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, वो हमने लिख ली। अब लेफ्ट हैंड साइड को समझे जरा, लिखा हुआ है कि z1 और z2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इनका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ऊपर बार है ना, मतलब इनका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करने के बाद। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो मैं पहले z1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ z2 के साथ। वैल्यूज पुट करते हैं, z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा और z2 की है 4 माइनस 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, पहली वाली 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 द 8। अब इसी 2 ने 3 से भी मल्टीप्लाई होना है, तो 2 प्लस क्या, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 3 द 6 और साथ में आ गया आयोटा। अब 7 की बारी है, 7 4 द 28 और साथ में आएगा आयोटा। उसके बाद 7 इससे मल्टीप्लाई होना है तो प्लस माइनस माइनस, 7 3 द 21 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्केयर हो जाएगा। फर्दर देखें जी, यहाँ से 8, ये दोनों आयोटा वाली है ना, तो ये प्लस माइनस होंगी। 28 प्लस क्या, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 6 के तो 22 बच गया। 22 आयोटा साथ में प्लस आएगा, बड़ी वाली प्लस में है, माइनस की 21 आयोटा स्केयर की जगह पे आएगा -1। उसके बाद 8 एज इट इज प्लस 22 आयोटा भी एज इट इज, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 21 1 से मल्टीप्लाई होकर 21 ही आ जाएगा। अब ये 8 और 21 प्लस हो सकता है क्योंकि दोनों रियल है, तो प्लस होकर ये बन जाएगा 29 और 22 आयोटा बच गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का कॉन्जुगेट लेना है, तो अब मैं इनका कॉन्जुगेट लूंगा। तो z1 और z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट के लिए ऊपर लाइन लगाते हैं 22 आयोटा, यहाँ पर भी हम लाइन लगा देंगे और अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कैसे, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करके। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 22 आयोटा, साथ में आ गया z1 और z2, ऊपर आ गया कॉन्जुगेट। ले जी, इस तरीके से हमारा ये सोल्व हो गया। ये हमारे पास अभी आई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है और देखते हैं कि क्या यही आंसर आता है। तो ये आगे हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड। इसमें देखिए पहले z1 का कॉन्जुगेट है और बाद में z2 का कॉन्जुगेट है, दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग है, दोनों के ऊपर अलग अलग बार है, मतलब अलग अलग कॉन्जुगेट लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे हम। जैसे कि पहले z1 है तो मैं पहले z1 की वैल्यू लिख देता हूँ। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा, तो z1 की जगह पे आ गया 2 प्लस 7 आयोटा। ये z1 की अभी वैल्यू लिखी है। अब z1 के ऊपर बार भी है ना, तो मैं इसके ऊपर भी बार लगा देता हूँ।
आगे Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब इसके ऊपर बार है तो यहाँ पर भी बार आएगी। बार का मतलब होता है कि आपने कॉन्जुगेट लेना है तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं। ये प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, आयोटा वाली का साइन चेंज करना होता है। और 4 एज इट इज, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो 2 है पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 दा 8, फिर इसी 2 ने मल्टीप्लाई होने आगे 3 के साथ, 3 2 दा 6 प्लस के 6 आयोटा आ जाएगा। अब 7 की बारी है, 7 4 दा 28 तो माइनस के 28 आयोटा आएगा। और 7 ने फिर 3 से मल्टीप्लाई होना, तो ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 3 दा 21 और दोनों के पास आयोटा है तो आयोटा का स्केयर आ जाएगा। फर्दर 8 एज इट इज, प्लस 6 आयोटा और माइनस के 28 आयोटा, इनको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 22 आयोटा। लेकिन बड़ी वाली चूंकि माइनस है तो माइनस के 22 आयोटा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 21 एज इट इज, आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। फर्दर देख लें जी, 8 माइनस के 22 आयोटा भी एज इट इज, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, 21 1 से मल्टीप्लाई होके 21 हो गया। अब 8 और 21 दोनों प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस होके 29 बन जाएगा और माइनस के 22 आयोटा आ जाएगा। देखें ये हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, इसका ये आंसर आया और ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड का। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि राइट हैंड साइड किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो लिहाजा ये वाली बात भी पूरी साबित हुई कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट ले लें या फिर पहले अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम ही आएगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये बाकायदा प्रॉपर्टी है आपकी एक कॉन्जुगेट की, इसको याद रखिएगा। तो ये इसका पार्ट 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है, इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में बात क्या कर रहा है पहले ये समझा करें। वो ये कह रहा है कि आपने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है और फिर क्या करना है, उनका कॉन्जुगेट लेना है। मतलब पहले डिवाइड करना और बाद में क्या हम करेंगे, उस डिवाइड वाले आंसर का कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं पहले Z1 डिवाइड कर देता हूँ Z2 के साथ। अब Z1 की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, वो हमें दी हुई है 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 की जो वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, ठीक है। ये सारी वैल्यूज उन्होंने हमें दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, वही हमने लिखी है। चलिए फर्दर अब इसे सोल्व करना है हमें। तो आपको पता है जब भी नीचे आयोटा आ जाए तो हम उसे रैशनलाइजेशन के मेथड से सोल्व करते हैं। तो 2 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा। अब रैशनलाइजेशन करेंगे, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 4 + 3 आयोटा हो जाएगा और डिवाइड देन फिर 4 + 3 आयोटा हो जाएगा। यहाँ से देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऊपर वाली से नीचे वाली नीचे के साथ होगी। तो 2 4 दा 8 हो जाएगा। देन 2 ने आगे 3 से मल्टीप्लाई होना और 2 3 दा 6 + 6 आयोटा। अब 7 की बारी है। 7 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 7 4 दा 28 साथ में आ जाएगा आयोटा। और 7 ने 3 से भी मल्टीप्लाई होना है तो 7 3 दा 21, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा तो आयोटा का स्केयर हो जाएगा। ये तो ऊपर वाली मल्टीप्लाई होगी। अब नीचे वाली की बारी है, इन दोनों की। अब एक प्लस में है और एक माइनस में है। आप इस पे फॉर्मूला लगा लें, a + b a - b वो बराबर होता है a स्केयर, मतलब a का मतलब होता है पहली वैल्यू का स्केयर। पहली वैल्यू 4 है तो 4 का स्केयर आ जाएगा, माइनस b स्केयर मतलब दूसरी वैल्यू का स्केयर, और वो 3 आयोटा है तो यहाँ पे 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। फर्दर सोल्व करते हैं इसे। 8 तो एज इट इज रहेगा, ये भी आयोटा ये भी आयोटा, तो प्लस हो जाएंगे। 28 + 6 34 प्लस के 34 आयोटा और प्लस 21 आयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे -1 डिवाइड 4 का स्केयर 16 माइनस 3 का स्केयर हो जाएगा 9 और आयोटा का स्केयर हो जाएगा -1। आगे आप देखें तो 8 एज इट इज रहेगा, ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, प्लस 3 34 आयोटा प्लस माइनस -21 हो जाएगा
और डिवाइड में हमारे पास बचेगा यहाँ पे 16, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 9 आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस और 9 बंदा 9। फर्दर आप देखें तो 8 और माइनस के 21, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस 13 आएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लस के 34 आयोटा बच गया, डिवाइड, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो प्लस होकर 25 आ जाएगा। अब मैं 25 को दोनों के नीचे अलग करके लिख सकता हूँ, माइनस के 13 डिवाइडेड बाय 25 और प्लस के 34 डिवाइडेड बाय 25 और साथ में आ गया आयोटा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मैंने क्या फाइंड किया, z1 डिवाइडेड बाय z2, अभी तक सिर्फ यही किया। अब मैं क्या करूँगा, इसका कॉन्जुगेट लूँगा, तो z1 डिवाइडेड बाय z2 का मैं ले रहा हूँ कॉन्जुगेट, ये सारी वैल्यू भी एज इट इज, प्लस के 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा, ये सारी वैल्यू एज इट इज, और ऊपर मैं बार लगा दूंगा, बार का मतलब है कि मैं कॉन्जुगेट लेने लगा हूँ। देन z1 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, कॉन्जुगेट क्या करता है, आपका आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देता है, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस के 34 डिवाइडेड बाय 25 आयोटा। देखिए जी, इस तरीके से आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो सोल्व हो चुकी है। अब बारी है आपकी राइट हैंड साइड की। अब राइट हैंड साइड को यहाँ लिख लेते हैं, तो ये है हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले इसमें देखें z1 का कॉन्जुगेट है और डिवाइड z2 का कॉन्जुगेट है, दोनों का अलग अलग है, तो मतलब मैं दोनों का पहले कॉन्जुगेट लूंगा और देन इनको डिवाइड करूंगा। तो जैसा कि z1 लिखा हुआ है तो मैं z1 की वैल्यू लिख लेता हूँ, वो ये है 2 + 7 आयोटा, 2 + 7 आयोटा, और ऊपर बार है तो इसके ऊपर भी बार आ जाएगी, डिवाइड, ब्रैकेट लगा लें चले। अब z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 आयोटा, तो 4 - 3 आयोटा, ये z2 की वैल्यू लिख के ऊपर बार भी लगा देंगे क्योंकि हमने इसका कॉन्जुगेट अभी लेना है। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, तो वो इस तरीके से आता है कि साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, तो 2 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, ये भी माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, 4 + 3 आयोटा। अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करेंगे, रैशनलाइजेशन करके, तो 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा डिवाइड 4 + 3 आयोटा। तो रैशनलाइजेशन में हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस है माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा, ठीक है, ये होगी रैशनलाइजेशन। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाली ऊपर से, नीचे वाली नीचे से होगी, तो 2 4 दा 8, ये 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा, अब 2 आगे 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 3 दा 6, तो माइनस के 6 आयोटा आएगा। अब 7 की बारी है, 7 4 दा 28, तो माइनस के 28 साथ में आ जाएगा आयोटा। अब -7 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 दा 21, दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा का स्केयर भी आएगा, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी। अब नीचे करेंगे, नीचे देख सकते हैं कि सेम वैल्यूज हैं, बस एक प्लस में एक माइनस में। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो फॉर्मूला होता है हमारे पास a + b, a - b बराबर है a² - b², तो यहाँ पे वही लगेगा a² - b², तो a की जगह पे आ गया 4 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पर आ गया 3 आयोटा का स्क्वायर, 8 एज इट इज। चूंकि दोनों माइनस में है तो प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, अलामत माइनस रहती होते प्लस है, तो 28 + 6 34 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे आ गया -1 डिवाइड 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 होता है हमारे पास, -3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -9, 8 - 34 एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे आयोटा भी साथ में आएगा, तो 34 आयोटा आएगा। अब देखिए +21, ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 21 से मल्टीप्लाई होकर 21 ही रहेगा, मतलब 21 1 से मल्टीप्लाई होकर 21 ही आ जाएगा, डिवाइड 16 माइनस माइनस हो जाएगा +9। फर्दर देखें, ये 8 - के 21 है, 8 - 21 करेंगे तो माइनस के 13 बचेगा,
और माइनस के 34 आयोटा पहले से ही है। डिवाइड इनको प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब इस 25 को मैं दोनों के नीचे अलग करके लिख सकता हूँ। 13 के नीचे अलग किया, माइनस 34 के भी नीचे आप अलग करके लिख सकते हैं। इस तरीके से देखिए आपके पास ये क्या आ गया, z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट, और ये दोनों देखिए बराबर आए हैं। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों बराबर आए हैं। तो यही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस प्रूव, लिहाजा ये साबित हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड है। और इसी के साथ एक और ये कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये भी हमने प्रूव कर ली। इसे याद भी रखना है आपने कि डिवाइड करके कॉन्जुगेट ले लें या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके फिर डिवाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा। कहीं पे इशू हो आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, ये सारे के सारे इटसेल्फ प्रॉपर्टीज भी हैं। किसकी प्रॉपर्टीज है, कॉन्जुगेट की। अगर आप अपनी थ्योरी की तरफ देखें तो आपकी बुक की थ्योरी में जहाँ पे कॉन्जुगेट का जिक्र हो रहा था उसके नीचे फिर इसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये वाली, और आपका सवाल भी यही था पहला, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी भी ये है, मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर भी वही है, और तीसरी भी सेम ऐसी है। ये देखें, ये तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी थी और यहाँ पर भी वही चीज है। तो मतलब ये स्टेटमेंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनको जुबानी भी याद रखना है कि अगर इस तरह लिखा हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब सेम उसी तरीके से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मॉडुलस के बारे में पढ़ा था, मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज है, और मॉडुलस की यही सारी प्रॉपर्टीज है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखी हुई है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये बुक में भी लिखी हुई है एग्जाम्पल में, और बाद में हर एक प्रॉपर्टी को सोल्व किया हुआ। तो सेम वही चीज यहाँ पे हम करेंगे, हम सोल्व करके चेक करेंगे। बाकी इनकी स्टेटमेंट्स आपको पता होना चाहिए, आपको ये सारे स्टेटमेंट्स बानी याद होनी चाहिए कि अगर ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे हो तो ऐसे भी बराबर होता है। हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आनी चाहिए ताकि ये एमसीक्यूज में आए तो आप इसे कवर कर ले। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप z का 2 बार कॉन्जुगेट लेते हो तो वो किसके बराबर आ जाएगा, दोबारा आपके पास जो ओरिजिनल आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वही वापस आ जाएगा। अब इसको हम प्रूव करेंगे तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लूंगा, ये मैंने लिख ली। अब मुझे क्या करना है, z का 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। तो पहले मैं z की वैल्यू लिख लेता हूँ, 5 माइनस 2 आई होता। अब मैं इसका ले लेता हूँ कॉन्जुगेट, ठीक है। तो z पर भी हम बार लगाएंगे और 5 माइनस 2 आयोटा इसके ऊपर भी बार आ जाएगी। अब कॉन्जुगेट का तरीका ये होता है कि आप आयोटा का साइन चेंज कर देते हो, तो आयोटा वाली वैल्यू माइनस में है तो अब हो जाएगी प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो ये एक बार हमने क्या ले लिया, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। अब दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग अगेन कॉन्जुगेट, इस तरीके से। तो अब जैसा कि ये z है मेरे पास, इसका पहले से कॉन्जुगेट हमने लिया हुआ वो ये है 5 प्लस 2 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, इसी का ही दोबारा कॉन्जुगेट लेना है। तो मैं इसके ऊपर फिर एक लाइन लगा दूंगा बार, और ये भी लगा दूंगा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो z बार बार इज इक्वल टू 5, कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा का साइन चेंज करता है, ये प्लस है तो ये माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये कौन सी वैल्यू आ गई, वही आ गई है जो हमारे पास z की थी, 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, z के बराबर आ गई है, जो कि हमारी राइट हैंड साइड भी है। तो लिहाजा ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। नहीं जी, ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये इसका पार्ट 1 था। मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 है, इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली यहाँ पर। अब ये कह रहा है कि आपने z का मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं z का मॉडुलस फाइंड करता हूँ, पहले मैं z की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो z की वैल्यू उसने हमें दी है 5 माइनस 2 आयोटा। अब मुझे इसका मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस का तरीकेकार क्या होता है कि आप उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्केयर ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर। तो मैं 5 का भी स्केयर ले लूंगा, इसका रियल पार्ट है, प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होता है और वो -2 है, तो मैं -2 का भी स्केयर ले लूंगा। इस तरीके से 5 का स्केयर 25 हो जाएगा,
और माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इनको जमा किया तो हमारे पास आ गया 29। ठीक है, तो ये मेरे पास जी का मॉडुलस आया। अब इसकी राइट हैंड साइड की तरफ हम चलेंगे। राइट हैंड साइड ये है हमारे पास, तो हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख ली। अब जैसे कि मुझे जी के मोड का यानी कि जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करना है, तो मैं पहले जी का कॉन्जुगेट लिख लेता हूँ। तो जी का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जी की वैल्यू हमारे पास थी 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। तो जी की वैल्यू मैंने लिखी है, चूंकि मुझे जी का कॉन्जुगेट लेना तो मैं इसके ऊपर ये लाइन लगा दूंगा। अब मैं इसका ले लूंगा कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम इसकी कॉन्जुगेट का लेंगे मॉडुलस, तो ये कॉन्जुगेट, अब इसका हम लेते हैं मॉडुलस। सेम वही तरीका कि आपने रियल और इमेजिनरी का स्केयर लेना है। तो रियल 5 है, 5 का स्केयर आ गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 है तो 2 का स्केयर आ गया। 5 का स्केयर 25, 2 का स्केयर 4, और दोनों को जमा करेंगे तो 29 आएगा। तो अब आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारा जब z का कॉन्जुगेट का मॉडुलस था तब भी आंसर अंडर 29 आया, और जब z का था तब भी आंसर अंडर 29 आया, सेम आ गया ना। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि मेरी हेंस प्रूव, लिखते हैं हेंस प्रूव। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप z का मॉडुलस ले लो वो बराबर होगा उसी के कॉन्जुगेट के मॉडुलस के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप z का मॉडुलस लें या उसके कॉन्जुगेट का, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से आपके पास इसका पार्ट 2 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 आपके सामने, इसमें वो कहता है कि आप z का मोड लें और माइनस जी का मोड लें। माइनस जी का मतलब है कि उसका एडिटिव इनवर्स, उसका भी मोड लेंगे तो जवाब सेम आएगा। तो पहली चीज है हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कि मैंने जी का मोड लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी का मोड हम क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे ये सारा हमने जी का मोड ही फाइंड किया। तो मुझे दोबारा ये स्टेप में करने से बेहतर मैं यहीं से ही इनको कॉपी करके वहां पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये चीज आप पहले समझ चुके हैं। ले जी, ये आ गया मेरे पास जी का मोड। अब आते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। जी, ये हमारे पास आ गया मेरी राइट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, पहले माइनस जी को फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका हम मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मुझे पहले जी की वैल्यू लिखना पड़ेगी। तो जी की वैल्यू हमारे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। अब मुझे माइनस जी चाहिए तो मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 माइनस 2 आयोटा। माइनस अंदर जाएगा तो अलामतें चेंज कर देगा, तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 5, ये माइनस है तो ये प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से ये माइनस जी आ गया। अब मैं इसका मॉडुलस ले लेता हूँ, तो माइनस जी का मोड, तरीका वही है कि आपने रियल और इमेजिनरी का स्केयर लेना है। तो अब रियल पार्ट है -5, तो -5 का भी स्केयर आ गया, प्लस इमेजिनरी पार्ट है 2 और 2 का भी स्केयर आ जाएगा। 5 का स्केयर 25, माइनस का स्केयर है वो प्लस हो जाएगा, 5 का स्केयर हो जाएगा 25 और 2 का स्केयर हो जाएगा 4, इनको जमा करेंगे तो 29 आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि माइनस जी का जो मॉडुलस लिया तब भी क्या आया, 29 आया, और जी का लिया था तो तब भी क्या आया था, 29 आया था। तो सेम आंसर आ रहा है, ये देखें। तो लिहाजा हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। प्रूफ क्या कर दिया, जो क्वेश्चन था वही हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम जी का मोड लेते हैं वो किसके बराबर होगा, उसके एडिटिव इनवर्स के मोड के या नेगेटिव जी के भी बराबर होगा। तो इसी के साथ हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। मूव करते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। तो पार्ट 4 है आपके सामने, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। अब इसमें देखें आपको जी और जी के बार मतलब के जी के कॉन्जुगेट के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाना। तो वैल्यूज पुट करते हैं सबसे पहले हम। तो पहले जैसा कि z है तो मैं z की वैल्यू लिख दूंगा, वो है 5 माइनस 2 आयोटा, और फिर z के ऊपर बार है तो पहले z की वैल्यू लिखते हैं 5 माइनस 2 आयोटा, और देन ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है आपने कॉन्जुगेट लेना है। देन 5 माइनस 2 आयोटा एज इट इज, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 2 आयोटा। अब इस पे फॉर्मूला लगेगा, सेम वैल्यूज है, एक प्लस में एक माइनस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे कुछ लिखा हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ये भी वैसे ही लिखा हुआ है, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, तो इस तरह ओपन करके मतलब क्लोज करके लिख देंगे। पहली का स्केयर
मतलब 5 का स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस, उसके बाद 20 के बी का मतलब होता है दूसरी वैल्यू है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1, 25 माइनस माइनस हो जाएगा +4, इनको प्लस करेंगे तो 29 आएगा। तो ये मेरे पास आ गई मेरी लेफ्ट हैंड साइड। अब मूव करते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड हमने लिख ली। अब हमने क्या करना है, जी के मॉडुलस का स्क्वायर लेना। अब जी का मॉडुलस पहले फाइंड कर चुके हैं, लेकिन चले यहाँ पे दोबारा कर लेते हैं हम। तो जी का मॉडुलस बराबर होगा, पहले हम जी की वैल्यू जो भी है उसका मॉडुलस लेते हैं। तो देखिए जी की वैल्यू थी 5 माइनस 2 आयोटा, यहाँ पर मॉडुलस कैसे लेते हैं, आपने दोनों का स्क्वायर ले लेना होता है। तो 5 है पहले, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फिर आगे -2 है तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो -2 का भी स्क्वायर आ गया। फर्दर 5 का स्क्वायर 25 माइनस प्लस बल्कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इनको ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा हमारे पास 29। तो ये आ गया जी का मॉडुलस। अब हमें क्या करना है, मॉडुलस का स्क्वायर लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर, कि हम करने लगे हैं स्क्वायर लेने लगे हैं, तो जी मॉडुलस का भी स्क्वायर आ जाएगा और √29 का भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जी मॉडुलस का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर अंडर से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया सिर्फ 29। और आप देखें कि आपके पास जो राइट हैंड साइड थी उसमें भी आंसर 29 आया, और लेफ्ट में भी 29 आया, और राइट साइड में भी 29 आया। तो हम ये बात कर सकते हैं हेंस प्रूव कि ये जो बात इन्होंने कही है ये बिल्कुल ठीक है, कि आप जी को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा लें, जी को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवा लें, या फिर जी के मॉडुलस का स्क्वायर ले लें, वो सेम ही रहेगा। इसी के साथ ही इसका जो फोर्थ पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद मूव करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो पार्ट 5 है, इसमें आप जरा सवाल को गौर से देखें। वो कहता है कि आप जी का मॉडुलस ले लें और जी के कॉन्जुगेट के एडिटिव इनवर्स का मॉडुलस ले लें। इससे पहले हमने जो तीसरा सवाल किया ना उसमें ये था कि आपने जी का मॉड लेना है, वो बराबर आएगा उसके एडिटिव इनवर्स के कॉन्जुगेट के, ठीक है, सॉरी कॉन्जुगेट की नहीं, मॉडुलस के, सिंपल ये था। अब उसने जी के ऊपर क्या ले लिया, कॉन्जुगेट ले लिया, कि आप कह रहे, वो कह रहा है कि आप कॉन्जुगेट भी लेंगे तब भी जो आपके आएगा बराबर ही आएगा। तो अब हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, क्योंकि वो जी का मॉडुलस है। तो जी का मॉडुलस मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 में यहाँ पे हमने फाइंड किया, तो दोबारा करने से बेहतर है मैं यहीं से इसको उठाता हूँ और वहां पे लिख देता हूँ, हमारा ज़रा टाइम बचेगा। ये सारा उम्मीद है आपने समझा होगा। नहीं जी, इस तरीके से हमने जी का मॉडुलस तो फाइंड कर लिया जल्दी से। अब चलते हैं आगे, इसकी जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उसकी तरफ चलते हैं। तो राइट हैंड साइड भी हमने लिख लिया। सबसे पहले तो हम जी लिखते हैं, फिर उसको उसका कॉन्जुगेट लेंगे और देन फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका एडिटिव इनवर्स आ जाए। तो पहले मैं जी की वैल्यू लिख लेता हूँ। जी हमें उसने दिया हुआ था 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। अब मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करता हूँ, तो 5 माइनस 2 आयोटा, इसके ऊपर भी बाहर आ जाएगा, कॉन्जुगेट बराबर है, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ऐसे ही आता है कॉन्जुगेट। नहीं जी, अब मुझे क्या करना है, इस कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करवाना, तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो माइनस जी इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 प्लस 2 आयोटा, तो माइनस अंदर जाके अलामते बदलेगा, तो ये हो जाएगा -5, प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 आयोटा। इस तरीके से मेरे पास माइनस जी का कॉन्जुगेट आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। सीधी लाइन का मतलब है मॉडुलस फाइंड करना है। तो अब हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो लिखता हूँ मैं नाउ माइनस जी कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड करना है हमने। तरीका वही है कि आपने रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर ले लेना है। रियल पार्ट है -5, तो -5 का भी स्क्वायर आ गया, प्लस इमेजिनरी है -2, तो -2 का भी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, इनको ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा, √29। देखिए माइनस
जी की कॉन्जुगेट का मोड हमने लिया तो आंसर क्या आ गया 29 आ गया। ये सेम वही आंसर है जो कि आपका जी के मॉडुलस का आया तो लिहाजा हमने ये चीज साबित कर दी कि अगर आप z का मॉडुलस लेते हो तो वो बराबर होगा z के कॉन्जुगेट का एडिटिव इनवर्स के भी मॉडुलस के बराबर होगा। ठीक है, ये सारे रिजल्ट आपने याद रखने हैं, या यूं कह लें ये सारे क्वेश्चन भी आपने याद रखने हैं, एज एमसीक्यू चीजें आ सकती हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहीं पे इशू आए आप कमेंट कीजिएगा और अगर ना आए तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, इसमें वो कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, कि अगर z इसके बराबर हो तो फिर वेरीफाई करें ये सारी चीजें। मतलब कि हम इन सब चीजों को फाइंड करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारी चीजों का आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वन बाय वन हर एक को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि z का मुझे मॉडुलस फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे पहले z का मॉडुलस फाइंड करूंगा। तो जैसा कि z की वैल्यू उसने हमें दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा। अब मैं यहाँ से जी का मॉडुलस फाइंड कर सकता हूँ तो वो जी का मॉडुलस बराबर होगा, मॉडुलस का सिंपल सा तरीका है कि रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें। रियल पार्ट है हमारे पास 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी हमारे पास -3 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा, देन अंडर रूट 4 का स्क्वायर लें तो वो 16 आता है हमारे पास, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा तो प्लस 9 आएगा हमारे पास। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास होता है 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, z का मॉडुलस आ गया। तो इसे मैं नाम दे देता हूँ 1 का। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं 1 का ताकि बाद में बताना आसान रहे। तो ये मैंने पहले से कर लिया। अब मुझे इसकी तरफ आना है, माइनस जी का मॉडुलस लेना है। तो अब आते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं नाउ। सबसे पहले जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस जी, तो मैं जी की वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो पहले मैं जी की वैल्यू चले लिख लेता हूँ यहाँ पर। वो हमारे पास है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। अब मुझे इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको, तो ये हो जाएगा माइनस जी, ये भी हो जाएगा -4 इंटू -3 आयोटा, माइनस इंटू 4 -3 आयोटा, ये हो जाएगा माइनस जी इज इक्वल टू माइनस अंदर जाकर लामते बदलेगा तो -4 माइनस माइनस हो जाएगा +3 आयोटा। ठीक है, तो ये मेरे पास माइनस जी आ गया। अब यहाँ तक इतना इतना हो गया। अब मुझे अगला काम क्या करना है, इसका मॉडुलस लेना है। तो मैं मॉडुलस ले लेता हूँ। तो माइनस जी का मॉडुलस बराबर होगा रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल है हमारे पास -4 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 3 है, इसका भी स्क्वायर आ गया। माइनस का स्क्वायर देखिए प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 25, और 25 का जब अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपने माइनस जी का मॉडुलस लिया तो वो भी क्या आया, 5 आया। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसका दूसरा पार्ट भी सोल्व कर लिया, दूसरे हिस्से तक पहुंच गए, इसके 2 का ही नाम दे दे। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, इसकी तरफ। ठीक है, तो ये है z का, पहले आपने कॉन्जुगेट लेना और फिर कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे सोल्व करता हूँ। तो यहाँ पे लिख देते हैं नाउ कि अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और फिर उसका मॉडुलस लेना। अब ये चीज फाइंड करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो मैं z की वैल्यू लिख लेता हूँ, वो है 4 माइनस 3 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, जी का पहले एक दफा कॉन्जुगेट लेना है, तो एक दफा कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि चलिए पहले ऊपर लाइन लगा लेते हैं, फिर अगले स्टेप में हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो जी कॉन्जुगेट बराबर है, साइन चेंज हो जाता है, आयोटा का ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस के 3 आयोटा, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगेन टेकिंग कॉन्जुगेट, के दोबारा हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले से कॉन्जुगेट है उसका दोबारा हम ले रहे हैं कॉन्जुगेट। तो पहले इसकी वैल्यू थी 4 + 3 आयोटा, अब इसका लेंगे हम कॉन्जुगेट, और
और वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट साइन चेंज कर देता है आयोटा का, तो ये प्लस था तो ये -3 आयोटा हो जाएगा इस तरीके से। तो z का 2 दफा कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब मुझे इसका मॉडुलस चाहिए। देखिए 2 दफा कॉन्जुगेट का मॉडुलस है, अब इसका हम मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं। तो 2 दफा कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर होगा रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। रियल 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी -3 है तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो +9, इनको जमा किया तो 25 आ गया और 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 होता है। तो इसी के साथ ही जी डबल कॉन्जुगेट का भी मॉडुलस हमारे पास आ गया। ठीक है, इसे आप नाम दे दें 3 का। 3 तक पहुंच गए। अब आगे फोर्थ पे चलते हैं। लास्ट जो इसका जो हिस्सा है उसमें है -g का आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ पे ले देता हूँ कि नाउ अब हमने क्या करना है, अब हम -g लेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो पहले तो मैं g की वैल्यू लिख लेता हूँ, वो है 4 - 3 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको भी। 4 - 3 आयोटा, माइनस अंदर जाके अलामतें बदल देगा, तो ये -4 हो जाएगा, ये माइनस था तो ये +3 आयोटा हो जाएगा। इस तरीके से -g आ गया। अब मुझे इसका क्या करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो मैं अब इसका मॉडुलस लूंगा, तो रियल का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, वो 3 है तो 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इनको प्लस किया तो 25 आ गया और 25 का जो स्क्वायर अंडर रूट होता है वो हमारे पास 5 होता है। इस तरीके से -g का भी हमने मॉडुलस लिया और उसका आंसर भी हमारे पास 5 आ गया। इसको भी नाम दे दे 4 का। तो आपने सबको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 5 आया। देखिए 1 का भी 5 आया, 2 का भी 5 आया, 3 का भी 5 और 4 का भी 5। तो अब आप नीचे लिख दें नाउ फ्रॉम 1 2 3 और 4, इन सब से हमने ये बात प्रूव कर दी है। नाउ फ्रॉम दिस हेंस प्रूव, यहां से ये प्रूव हो जाता है। आप z का मॉडुलस ले लें या फिर -g का मॉडुलस ले लें या फिर z का 2 बार कॉन्जुगेट लेके फिर मॉडुलस ले लें या फिर एक बार कॉन्जुगेट लेकर फिर माइनस से मल्टीप्लाई करवा के मॉडुलस ले लें। आप जो मर्जी कर लें, आंसर सेम ही रहेगा। जब तक आपके पास जी है ना, चाहे आप कॉन्जुगेट की फॉर्म में जी लें, माइनस से मल्टीप्लाई करवा के जी लें, डबल कॉन्जुगेट ले लें, लेकिन वैल्यू जी की ही हो तो आपके पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा मॉडुलस के अंदर। यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को समझ चुके होंगे। काफ़ी सिंपल था ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। अब इसके अंदर आप देखिए, उसने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट दे दिया और वो कहता है इवेल्युएट। आपने g1 और g2 का रियल नंबर फाइंड करना है, मतलब रियल पार्ट, और देन g1 और g2 का आपने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। अब ये सब चीज़ें तभी कर पाएंगे जब हमें g1 और g2 की वैल्यू का पता हो। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि g1 और g2 को मल्टीप्लाई करवा के उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर उसमें से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग से बता देंगे इनको। तो पहले मैं g1 और g2 को मल्टीप्लाई करूंगा, तो g1 मल्टीप्लाई बाय g2। तो पहले g1 है, g1 की वैल्यू आएगी 2 + 3 आयोटा, g2 की बाद में आएगी -1 प्लस आयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले तो आप देखें ये जो 2 है ये पहले मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो ये प्लस क्या, वो माइनस का प्लस माइनस 2 वन दा 2 हो गया। अब इस 2 ने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो एक प्लस में वो भी प्लस में, प्लस 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 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होके 2 आयोटा हो गया। अब 3 की बारी है, ये प्लस वो माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 वन दा 3 और साथ में आ गया आयोटा। अब इसने आयोटा से मल्टीप्लाई होना प्लस, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गए 3, तो एज इट इज आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 आ गया। ये देखिए प्लस माइनस हो रहे हैं, तो एक प्लस में एक माइनस में है, तो 3 में से 2 जाएगा तो एक आयोटा बचेगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ी वाली माइनस में है, +3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1।
देन -2 माइनस क्या आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1 3 हो जाएगा। फर्दर आप देखें ये भी -3 है, ये -2 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, अलामत माइनस ही रहती है। 3 और 2 हो जाएंगे 5 और ये बच जाएगा मेरे पास माइनस आयोटा। इस तरीके से आपके पास Z1 भी आ गया और Z2 भी आ गया। अब हम वो काम कर सकते हैं जो उन्होंने पूछा है। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि इसका रियल पार्ट क्या होगा, तो RE मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड Z2 वो हमारे पास क्या होगा। देखिए रियल पार्ट ये है, आयोटा के अलावा रियल पार्ट होता है -5, तो ये हो गया -5। और आगे उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा है दूसरे में, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है Z1 और Z2 का, वो होता है आयोटा के साथ वाली वैल्यू, आयोटा नहीं आयोटा के साथ। अब आयोटा के साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, तो इमेजिनरी पार्ट में क्या आ गया 1 आ गया, लेकिन 1 अकेला नहीं आएगा, साथ में माइनस है तो वो भी साथ में आएगा, तो -1 आ गया। इस तरीके से आपने उसको ये आंसर भी उसका बता दिया। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। कहीं पे इशू आए आप ज़रूर कमेंट करें, ना आए तब भी कमेंट करके बताएं और वीडियो फिर दोस्तों तक शेयर भी करें। अब इसमें यह है कि थ्योरी भी हमने कवर कर लिया है, मार्किंग भी आपको करवा दी थी। अगर कोई और एक दो चीज़ आप देखें थ्योरी में तो वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हुई है अपनी इस एक्सरसाइज के दौरान ही उन सब चीज़ों को, तो वो दोबारा एक्सरसाइज में जाके यानी कि थ्योरी में जाके करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपनी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।